वेलकम ट्रेडर्स। एक ऐसा गरीब बच्चा जिसके सामने उसकी माँ का बलात्कार कर दिया गया, जिसे अपने ही देश में छुप कर रहना पड़ा और जिसकी पूरी फैमिली को अपना नाम तक चेंज करना पड़ा, वही लड़का आगे चलकर दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में से एक बनता है। 17 साल की उम्र में इसने अपना घर, परिवार, देश सब छोड़ दिया। अंग्रेजी न बोलने की वजह से इस लड़के को नौकरी तक नहीं मिली और इस लड़के को लोगों का फेंका हुआ जूठा खाना तक खाना पड़ा। बट आगे यही लड़का सिर्फ एक दिन में $1 बिलियन कमाता है और सोते हुए भी करोड़ों रुपए कमाता है। फ्यूचर में इसी लड़के ने 2400 करोड़ रुपए सिर्फ दान में दिए ताकि लोग फ्री और आजाद होकर जी सके। पर दूसरी तरफ इसके खुद के देश हंगरी ने इन्हें क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया और अपने ही देश में घुसने से इन्हें बैन कर दिया। इलॉन मस्क तक का कहना है कि जॉर्ज सोरोश एक ईविल इंसान है और इवन हमारे मिनिस्टर एस जयशंकर तक भी इनके खिलाफ स्टेटमेंट दे चुके हैं। इंडिया में लोग हर्षद मेहता को तो जानते हैं, जिन्होंने 1439 करोड़ का स्कैम किया था, लेकिन जॉर्ज सोरोस ने 1992 में बैंक ऑफ इंग्लैंड तक को बर्बाद कर दिया और इवन पूरे इंग्लैंड की सरकार को इनके सामने घुटने टेकने पड़े। बट सवाल ये उठता है कि जॉर्ज सोरोस, जिनका खुद का बचपना वॉर, गरीबी और तंगी में गुजरा, वो बाकी लोगों को और देशों को बर्बाद क्यों करना चाहते हैं? जॉर्ज का जन्म अगस्त 1930 में बुडापेस्ट, हंगरी में हुआ था। इनके पिता एक लॉयर थे जिन्हें वर्ल्ड वॉर 1 में रशियंस ने बंदी बना लिया था और 3 साल तक इन्हें जेल में रखा। फिर भी किसी तरह ये जेल से भागकर वापस अपनी फैमिली के पास आए। बट जॉर्ज की फैमिली की परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई थी। जॉर्ज की फैमिली ज्यूइश थी और उनका एक्चुअल नाम गॉर्गी स्क्वाट्स था, जो कि एक ज्यूइश नाम था। अब 1936 में जब जॉर्ज सिर्फ 6 साल के थे, तो हंगरी और पूरे यूरोप में ज्यूज के खिलाफ बहुत भेदभाव किया जा रहा था और इसलिए उनके फादर ने अपनी फैमिली को बचाने के लिए गोगी का नाम बदलकर जॉर्ज रख दिया और अपने फैमिली के सरनेम स्क्वाट्स को सोरोस बना दिया, ताकि लोगों को ये शक ना हो कि वो ज्यूइश है। बट जॉर्ज और उनकी फैमिली अब भी सेफ नहीं थी। 1944 में जब जॉर्ज सिर्फ 13 साल के थे, तभी हिटलर और उनकी आर्मी ने हंगरी पर कब्जा कर लिया। हिटलर की नाजी आर्मी ने ज्यूज को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। इससे बचने के लिए जॉर्ज के फादर के पास एक ही ऑप्शन था और वो था कि अपने आप को किसी भी तरीके से क्रिश्चियन साबित करें। इसके लिए उन्होंने जितने भी घर थे वो सारे बेच दिए और इस पैसों से उन्होंने कई गवर्नमेंट ऑफिसर्स को घूस दी और उससे डॉक्यूमेंट बनवाए। इवन कि उन्होंने अलग अलग शहरों में छुपने की जगह भी ली। यहाँ जॉर्ज को अपनी पहचान छुपाने के लिए अपनी ही माँ को आंटी कहकर बुलाना पड़ता था और कई रात लगातार उन्होंने सड़कों पर बिना खाए पिए सोना पड़ा। लेकिन जॉर्ज सोरोस बचपन से ही डिफरेंट थे। जब इतना सब कुछ उनके साथ बुरा चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा सबसे खुशी वाला समय था, क्योंकि ये सब मेरे लिए एक एडवेंचर था। अब तक जॉर्ज खतरों से इतनी ज्यादा बार बच चुके थे कि उन्होंने मन ही मन सोचना शुरू कर दिया था कि मैं तो भगवान ही हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद जॉर्ज के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी लाइफ को पूरे तरीके से चेंज कर दिया। 1945 में रशियन आर्मी ने हंगरी पर कब्जा किया था और बुडापेस्ट में जहां जॉर्ज की फैमिली रहती थी, वहां इनमें से कुछ रशियन सोल्जर ने जॉर्ज की मदर का सबके सामने बलात्कार कर दिया। जॉर्ज को इससे बहुत बड़ा शॉक लगा। उसके अंदर एक अजीब सा चेंज आ गया और जॉर्ज अब हमेशा के लिए बदल चुके थे। उन्होंने खुद से कहा, मुझे अब यहाँ और नहीं रहना, मैं हंगरी से बाहर निकलना चाहता हूँ। जॉर्ज ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो हंगरी, जहाँ उन पर जुल्म किया गया है, जहाँ उनकी माँ के साथ बलात्कार हुआ, वहाँ वो नहीं रहेंगे और हमेशा के लिए इसे छोड़ देंगे। 1947 में, यानी जब इंडिया को आज़ादी मिली थी, तब जॉर्ज सिर्फ 17 साल की एज के थे और वो बुडापेस्ट से लंदन शिफ्ट हो गए। इस वक्त जॉर्ज की जेब में 1 रुपया तक नहीं था। ऊपर से उन्हें अंग्रेजी भी नहीं बोलनी आती थी, जिसकी वजह से उनको कहीं भी ढंग की नौकरी नहीं मिल रही थी। मजबूरी में जॉर्ज को कई महीनों तक लोगों का फेंका हुआ जूठा खाना खाना पड़ा। बट जॉर्ज शुरू से इंटेलिजेंट तो थे और वो आसानी से हार नहीं मान रहे थे। लंदन आने के 2 साल बाद ही 1949 में उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले लिया और इसके साथ साथ वो एक नाइट क्लब में वेटर और रेलवे स्टेशन में कुली की भी नौकरी करने लग गए, ताकि वो अपने कॉलेज की फीस भर सके। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जॉर्ज ने फिलॉसफी में मास्टर्स करी और अपने प्रोफेसर कार्ल पॉपर से उन्होंने कई वो फिलॉसफी सीखी जिसकी मदद से फ्यूचर में जॉर्ज एक बिलियनर बनने वाले थे। उन्हें अब एक जॉब की जरूरत थी और उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं लंदन की जितनी भी बैंक्स हैं उनकी लिस्ट बनाऊंगा और उन सब में डायरेक्टर्स को लेटर लिखकर भेजूंगा, क्या पता उनमें से कोई एक रिप्लाई कर ही दे। जॉर्ज की ये ट्रिक काम कर गई और उन्हें एक बैंक ने ट्रेडर की नौकरी पर रख ली और इस बैंक का नाम था सिंगर एंड फ्राइडलैंडर। शुरू में तो जॉर्ज का यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, बट बहुत ही जल्द उनकी दोस्ती रॉबर्ट नाम के कलीग से हो गई। रॉबर्ट ने कहा, जॉर्ज तुम यूएसए क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? न्यूयॉर्क में मेरे फादर की एफएम मेयर नाम की एक कंपनी है, वहां तुम्हें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी।
सोरोस ने अब तक ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत नॉलेज इकट्ठी कर ली थी और उनके पास बाकी लोगों के मुकाबले दो सबसे बड़ी एडवांटेज थी। एडवांटेज नंबर 1, उन्हें यूरोपियन मार्केट के बारे में बहुत कुछ पता था, जो कि उस वक्त अमेरिकन लोगों को नहीं पता था। और दूसरी एडवांटेज, उन्हें बहुत सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस आती थी, जिसका मतलब था कि वो बहुत सारे यूरोपियन क्लाइंट्स के साथ एक साथ काम कर सकते थे। ऊपर से 1950s वो टाइम था जब यूएसए तेजी से डेवलप कर रहा था और पूरी दुनिया में तब पैसे कमाने की सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी यूएसए में थी। फाइनली 1956 में जॉर्ज न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए और एफएम मेयर में काम करना शुरू कर। 1960 में यूरोपियन मार्केट काफी ज्यादा प्रॉफिट दे रही थी और क्योंकि जॉर्ज यूरोपियन मार्केट्स के एक्सपर्ट थे, उनके बॉस ने उन्हें बुलाया और कहा, जॉर्ज, अब से तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, यूरोपियन मार्केट को एनालाइज करो, इनमें अपॉर्चुनिटी ढूंढो और हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा कर दो। और जॉर्ज ने किया भी वही। कुछ ही महीनों में जॉर्ज ने इतने प्रॉफिट्स बनाए कि 1967 में आर्नल्ड और एस ब्लेक रोडर ने उन्हें इन्वेस्टमेंट रिसर्च का हेड बना दिया और सिर्फ 2 साल के बाद 1969 में जॉर्ज को अपना खुद का इन्वेस्टमेंट फंड दे दिया गया, जिसका नाम था द डबल ईगल फंड। जॉर्ज ने डिसाइड किया कि अब वो यूरोप और एशिया के मार्केट्स में इन्वेस्ट करेंगे और उन्होंने यूरोप में जितने भी अमीर लोगों से कॉन्टैक्ट बनाए हुए थे, उनको कॉल किया और कहा, आप सब मेरे नए फंड में इन्वेस्ट करो, मैं आपको मैक्सिमम प्रॉफिट्स बना के दूंगा। जॉर्ज ने उनसे $4 मिलियन इस फंड में इन्वेस्ट करवाए और ऊपर से खुद के $5 लाख उन्होंने इसमें इन्वेस्ट कर दिए, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क था। पर जॉर्ज की नॉलेज, उनके कनेक्शंस यहाँ भी काम आ गए और 1973 में सिर्फ 4 साल के बाद इस फंड की वैल्यू $4 मिलियन से बढ़कर $12 मिलियन तक पहुंच गई। जॉर्ज अब एक मिलियनेयर बन चुके थे और हालांकि शुरू में वो $5 लाख कमा के वापस फिलॉसफी पढ़ना चाहते थे, बट अब जॉर्ज को पैसे कमाने की लत लग चुकी थी। सोरोस ने डिसाइड किया कि जितनी भी फिलॉसफी मैंने पढ़ी है वो मैं इन्वेस्टमेंट में यूज करूंगा और ह्यूमन इमोशंस को समझ के मैं पैसे कमाऊंगा। और जॉर्ज सोरोस ने एक ऐसा प्रिंसिपल दिया जो उन्हें रातों रात अमीर बनाने वाला था, और ये प्रिंसिपल था थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी। थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी, क्योंकि ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ रहा है तो बाकी लोग भी उसके बढ़ते प्राइस को देख के और शेयर्स खरीदेंगे, जिससे शेयर प्राइस और बढ़ जाएगा। अब क्योंकि शेयर प्राइस बढ़ गया है तो कंपनी इस शेयर प्राइस के बेसिस पर लोन ले सकती है और अपना बिजनेस एक्चुअल में बढ़ा सकती है, जिससे कंपनी और ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी, जिसकी वजह से शेयर प्राइस और बढ़ जाएगा और ये साइकिल चलती रहेगी। लेकिन किसी एक स्ट्रॉन्ग न्यूज की वजह से ये बबल फट सकता है और शेयर प्राइस वापस नीचे आ सकता है और इसी बबल को प्रेडिक्ट करके हम पैसे बना सकते हैं। इस प्रिंसिपल के बेसिस पर 1973 में जॉर्ज ने अपने पार्टनर रॉजर्स के साथ खुद का सोरोस फंड खोला। इन्वेस्टर्स लाने के लिए उन्होंने अपने डबल ईगल फंड के क्लाइंट्स को कॉल लगाया और उनसे कहा, मैं आप सबको एक ऑफर देता हूं, मैं डबल ईगल फंड को छोड़ रहा हूं, चाहो तो आप डबल ईगल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट अगर आप मेरे सोरोस फंड में इन्वेस्ट करते हो तो मैं आपको बाकियों से कहीं गुना ज्यादा रिटर्न दूंगा। और एक्चुअल में उन्होंने किया भी यही। अपने पहले 10 साल में सोरोस फंड ने 3365% का रिटर्न दिया और 1980 तक इसकी वैल्यू $1 मिलियन से बढ़कर $400 मिलियन तक पहुंच गई। इस वक्त पर जॉर्ज को वॉरेन बफे के साथ कंपेयर किया जाने लगा। ऐसी बहुत सी मैगजीन्स थीं जो इनको वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर कह रही थीं, बट सिर्फ 1 साल के बाद जॉर्ज के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो क्विट करने के बारे में सोचने लग गए। हुआ ये कि 1981 में जॉर्ज ने प्रिडिक्ट किया था कि यूएसए की गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट कम करेगी और जॉर्ज ने कई $मिलियन का लोन ले लिया और गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लिए ताकि इंटरेस्ट रेट गिरने पर उनको प्रॉफिट हो। बट हुआ एकदम उल्टा। यूएस गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट और भी इंक्रीज कर दिए और कुछ ही दिनों में सोरोस का फंड $80 मिलियन लूज कर चुका।